हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जीत सिंह, महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेरकोट बिजनौर। इस वीडियो में हम आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक रोल, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पिछली वीडियो में हमने नेचर, स्कोप और फंक्शंस देखे थे। अब हम रोल, टूल्स एंड टेक्निक्स और उसकी लिमिटेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम रोल की बात करते हैं कि जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल नेचर के जो होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी एनालिसिस करी जाती है उसको वो कंसीडर करते हैं मैनेजमेंट, और तब वो डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट provide only meaningful accounting information to the various levels of management but equips them with analytical and measurable tools also। यानी कि खाली उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी मिलते हैं। जैसे हमने पहले भी पिछली वीडियो में देखा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है, बजटरी कंट्रोल है, फिर इसके अलावा आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स सब मिलेंगे आपको। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स, टूल्स हैं जिनकी हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है। इससे क्या होता है कि इट एंश्योर्स इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको हम, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं, उनको हम अच्छी तरीके से और प्रॉफिटेबल, लाभ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम उसका कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जो इनको सबकी एनालिसिस करते हैं, तो वो गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रबंध को, मैनेजमेंट को हर स्टेप पर। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह से ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला पॉइंट आता है इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, क्योंकि हमने पहले पूरी एनालिसिस कर ली है, तो जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस के भलाई के लिए ही हैं। तो इससे एक एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने के तरीके अच्छे होते हैं। द टारगेट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर फिक्स्ड इन एडवांस एंड द अचीवमेंट्स ऑफ दीज गोल्स इज़ अ टूल फॉर मेजरिंग देयर एफिशिएंसी। यानी कि हर डिपार्टमेंट के अपने टारगेट्स होते हैं, गोल्स हैं, वो फिक्स कर दिए जाते हैं पहले ही एडवांस में, और फिर हम उनको देखते हैं कि गोल्स अगर सही से अचीव हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हमारा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो इससे एक काम करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सब लोग सबको पता होता है कि हमें क्या क्या अपना जिम्मेदारी हैं, वो सब उसी तरीके से, अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग। मैनेजमेंट इज़ एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो भी प्लान्स हमें करने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से इनकम होगी, कहाँ पे एक्सपेंसेस करने हैं, तो सब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पॉसिबल हो पाता है। द टेक्निक ऑफ बजटिंग, जैसे मैंने बताया कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बजट बनाते हैं, तो कि कहाँ से इनकम होगी, हमें कहाँ हमें खर्चा करना है, तो ये सब पूर्वानुमान हम लगाते हैं, बजट बनाते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ से संबंधित कि ये एक्टिविटीज़ हमें आगे करनी है। तो बजट्स हम डिपार्टमेंट वाइज ही बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट, कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या पैसा आना है, कहाँ पैसा जाना है, और प्लस फिर एक मास्टर बजट बन जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। जब सबको कंबाइंड कर देते हैं, हर डिपार्टमेंट के बजट को कंबाइंड कर देते हैं, तो एक मास्टर बजट बन जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न आर प्लान्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और फिर हम जो एक्टिविटीज़ हमें प्लान करनी है कि हमें आगे क्या क्या काम करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, किस किस तरह से उनको बेचा जाएगा, फिर हमें सब चीज़ें हमें पहले से पता है, सिस्टम पता है, तो हम सिस्टमेटिक वे में सही तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे अब हमने प्लान बना लिए, बजट बना लिए, तो हम अब क्या करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि एक्चुअल में वही परफॉर्मेंस हो रही है जैसे हमने सोचा था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है इस पर्पज़ के लिए, ये टूल्स होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम पहले हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है, यानी कि हमने खर्चों की बात कर ली कि हमें इतने लाख रुपए खर्च करने हैं। अब हम एक्चुअल देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। अगर एक्चुअल में को कंपेयर करेंगे कि जो हमने जैसा सोचा, स्टैंडर्ड जैसे बनाए वैसे ही खर्च हुए कि नहीं हुए। अगर कुछ
खर्चे हमारे बढ़ गए हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, तो वो पता लगाएंगे हम। डेविएशंस पता लगाया कि कितने खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अब अगर लागत हमारी कम रहती है, जैसा हमने सोचा था उसके हिसाब से कम है, तो हम समझेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से काम कर रही है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तब हम उनके कारण पता लगाएंगे, और कारण पता लगाने के बाद उनको हम सही करने की कोशिश करेंगे। कहीं हमारे एम्प्लॉयज़ की या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कहीं कोई गलती तो नहीं है जिससे कि हमारी लागत बढ़ रही है। अब कुछ रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मजबूरी है, लेकिन अगर हमें पता लग रहा है कि हमारी गलती की वजह से, हमारी कुछ कमियों की वजह से लागत बढ़ रही है, तो हम उन कमियों को दूर करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम टू हेल्प्स इन मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो इनसे एफिशिएंसी, जो काबिलियत है एम्प्लॉयज़ की, वो भी पता चल जाती है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कि हमारे जैसे हमने सोचा था उसी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव सर्विस टू कस्टमर्स। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम अपने कस्टमर्स को सर्विस नहीं देंगे सही से तो कस्टमर्स दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। तो हमें यही कोशिश करनी होती है कि हम अपनी लागत को कम से कम रखें, जिससे कि हम कम प्राइस पर भी सामान को बेच सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ मार्केट में 10 रुपये की बन रही है तो हम कोशिश करें कि 10 रुपये से कम की लागत आए, 7 रुपये आए, 6 रुपये आए या 8 रुपये आए, जिससे कि हम 10 रुपये में वो सामान बेच सकें। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स होते हैं बहुत सारे, तो हमें प्राइस तो प्रिविलिंग रखनी है, जो प्रिविलिंग प्राइस होती है उस पर ही बेचना है। अगर हमारे प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी लागत अगर ज़्यादा आ रही है तो कुछ लाभ भी हम कमाएंगे, तो हमारी प्राइस ज़्यादा निकल जाएगी। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे रेट महंगे हो जाएंगे, मार्केट में प्रोडक्ट महंगा बिकेगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपनी लागत को कंट्रोल कर सकें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से, और सब एम्प्लॉयज़ को बताया जाए कि आपको लागत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि फिजूल खर्ची ना हो कंपनी में, यानी कि कॉस्ट कॉन्शियस रहें, ध्यान रखें कि लागत ना बढ़ने पाए। और क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी हमें पहले से फिक्स कर रखें कि इससे स्टैंडर्ड से ख़राब क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो हमें कस्टमर्स को सप्लाई करने हैं ऐसे गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के हों और रीज़नेबल प्राइस हों, सही प्राइस हों जो मार्केट में चल रहे हों। अगर मार्केट से ज़्यादा प्राइस हम बेचेंगे तो हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा, जो अलग कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामान ज़्यादा बिकेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उन्हें एक रीज़नेबल रेट पर, सही रेट पर हमें मार्केट में बेचना है। तो हमें इसी तरह से हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कि जो भी पैसा बिजनेस में लगाया गया है, जो पैसा लोग लगाते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं या जिन जिन का भी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो हमें देखना है कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द थ्रस्ट ऑफ वेरियस मैनेजमेंट टेक्निक्स इज़ टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें उत्पादन की लागत को कम करना है एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हमें काबिलियत बढ़ानी है हर एक आदमी की, हर एक एम्प्लॉय की, कि वो अच्छे से अच्छा मेहनत करे, अच्छे से अच्छे काम करे। द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट आर एबल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लागत को कंट्रोल करेंगे तो हम उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं, और फिर जब लागत कम हो जाएगी तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एनालिसिस जो हमने करी, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, कहाँ लागत बच सकती है, कहाँ हमारी गुंजाइश है कि हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। सो द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। ये सब हेल्पफुल तो हैं जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, प्लानिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए और सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड and assessing actual performance regularly enables the management to have management by exception। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है कि हमें केवल उन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैनेजमेंट का एक तरीका है काम करने का, ये नहीं कि हर चीज़ों में उसको इंटरफेयर करना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीन्स उसको कुछ अपनी स्तर की चीज़ों पे, कुछ खास चीज़ों पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे नीचे वाले लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, वो ध्यान रखेंगे। तो हमें केवल मेन चीज़ देखनी है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स करे हैं और एक्चुअल जो वर्क हो रहा है उसमें डेविएशंस ना हों, जैसे हमने सोचा बिल्कुल वैसे ही काम होता रहे, तो हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी
टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी विधि हैं इसमें, एक तरीके से क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से जिनसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें पहली हेडिंग आती है हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी एंड प्लानिंग। सबसे जाहिर सी बात है कि कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपनी प्लानिंग तो करनी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर द कंसर्न टू अचीव इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी का उद्देश्य है, जो बिजनेस का उद्देश्य है वो पूरा कर सकें। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैसे कैसे होंगी, कब कब क्या क्या खर्चा करना है, कहाँ कहाँ हमें आमदनी होगी, ये पहले से ही कुछ ना कुछ हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, कि जो कंपनी के उद्देश्य हैं लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में वो हमें डिसाइड करने हैं। फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जो भी वित्तीय नीतियाँ बनानी है वित्त संबंधित वो हमें बनानी है। और फाइनेंशियल प्रोसीजर भी हमें देखना है जिससे कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें, कि कैसे कैसे फाइनेंशियल प्रोसीजर है, कैसे कैसे पैसा आएगा, उसे हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है अपने बिजनेस में, वो सब बहुत ध्यानपूर्वक हमें उसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी अनदर टेक्निक है। तो इट इज़ कंसर्न विद चेंजेस इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये बताता है कि जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की वॉल्यूम, यानी कि उत्पादन कम या ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा इकाई बिक रही हैं, बन रही हैं या कम इकाई बन रही हैं, तो ज़्यादा इकाई बनेंगी, ज़्यादा यूनिट्स बनेंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे आप, तो लागत में चेंज तो आएगा ही। कम ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे तो लागत भी कम ज़्यादा ही होगी। तो अंडर दिस सिस्टम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। दो चीज़ों में हम इसको बांट लेते हैं कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन के हिसाब से कम ज़्यादा नहीं होती है, वो फिक्स रहती है कि वो तो मिनिमम खर्चा है वो करना ही करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ हेल्पफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो हम इससे मार्जिनल कॉस्टिंग की टूल्स के द्वारा हम प्रॉफिटेबिलिटी नाप सकते हैं सारे प्रोडक्शन की, सारे डिपार्टमेंट्स की और जो भी डिविजन्स हमारे बिजनेस में बने हुए हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो हम देखते हैं कि लागत हमारी वेरिएबल है, फिक्स्ड है, और उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टूल्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जो असली तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है, जो डाटा होता है पूरे वर्ष का, जो एक्टिविटी फाइनेंशियल नेचर की होती हैं उनका हम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पैसा आया, कहाँ खर्च करा, कितनी बिक्री हुई, क्या क्या खर्चे हुए, क्या क्या हमने सामान खरीदा, ये सब फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं और उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन जाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ मेनली कंसर्न विद रीअरेंजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रीअरेंज करेंगे, अपने हिसाब से उसकी एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हम जो भी निर्णय लेने हैं फिर हम आसानी से निर्णय ले सकें एनालिसिस करने के बाद। Hence it cannot effectively discharge its function without a properly designed financial accounting system। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तभी हो पाएगी, ये टूल्स टेक्निक्स तभी चल पाएंगे जब फाइनेंशियल अकाउंट्स हमारे अच्छे बने हुए होंगे। अगर वो गलत बन गए तो हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो भी गलत हो सकती है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बन गई, अब उसकी एनालिसिस भी करनी है, वो नेक्स्ट टेक्निक आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमें एनालिसिस करनी है, हमें अपने डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि काम आ सके। द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा इज़ एक्सप्लेन्ड इन अ नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में हमें एनालिसिस करनी है, बहुत टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी है, कि ऊपर के मैनेजमेंट को जरूरी नहीं है कि बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हों, कि बहुत ज़्यादा ही वो टेक्निकल लैंग्वेज जानते हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है उसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें अपने मैनेजमेंट को बताना है। द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले वर्ष के डिपार्टमेंट वाइज या दूसरी कंपनियों से संबंधित हम उनको कंपेयर करते हैं कि हमारी कंपनी, कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी सही चल रही है या कुछ कमी है। कुछ रेशियोज़ हम निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ निकालते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज़ निकालते हैं, एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियोज़ निकालते हैं। बहुत सारे रेशियोज़ हैं जिनकी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, ये सब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नेक्स्ट पॉइंट आता है बजटरी कंट्रोल।
यहाँ पर हम बजट्स बनाते हैं प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि जब बजट बनाएंगे तभी तो हम उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। तो सब डिपार्टमेंट्स के बजट बनाए जाते हैं, पिछले रिकॉर्ड को देखा जाता है कि भाई पिछली बार इस तरह से खर्च हुए, आगे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि यहाँ पे खर्च हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार भी बजट बनाती है, राज्य सरकार भी बजट बनाती है कि पूरे वर्ष में उन्हें कहाँ से आमदनी होगी, कहाँ से खर्चा होगा उनका, कहाँ पैसे का यूज़ करेंगे वो। तो इसी तरह से हर बिजनेस भी अपने अपने बजट्स बनाता है। बजट्स, द टाइमिंग ऑफ बजट्स एंड द फाइंडिंग आउट द डेविएशंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है, तो बजट्स तो बनाना ही है, उनकी टाइमिंग देखनी है कि 1 वर्ष का बनाना है, 6 महीने का है, 5 वर्षीय बनाना है, कैसे बनाना है, और बजट के हिसाब से हम चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम देखेंगे। अगर कुछ डेविएशंस हैं, कुछ उसमें चेंज हो रहा है, तो उसको दूर करा जाएगा, कारण पता लगाए जाएंगे कि कहाँ कमी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टूल आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट लागत हम पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं कि लगभग इतनी डिटरमाइन कर लिया, इतनी लागत होनी चाहिए। अब उसको हम एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में भी उतनी ही लागत आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कुछ गड़बड़ आ रही है, कम आ रही है लागत, तो अच्छी बात है। अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो हम उनके रीजंस, कारण पता लगाएंगे और फिर उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डिसीजन अकाउंटिंग। भाई सब चीज़ तो डिसीजन पर ही डिपेंड करती है। निर्णय लेने थे, अच्छा निर्णय लेते हैं तो कंपनी अच्छी चलती है, कोई भी ख़राब निर्णय हो जाए तो कंपनी डूब भी सकती है। अब डिसीजन कब लिए जाते हैं, निर्णय कब लिया जाता है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें वही काम करना है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइस हैं बहुत सारी, तभी तो निर्णय लिया जाता है। अब अगर हमें कहीं जाना है बाहर और हमारे पास एक ही है कि भाई एक ही बस जाती है जाने के लिए दूसरे शहर में, तो हम जाहिर सी बात है उसी बस में जाएंगे, कोई निर्णय की बात नहीं है। लेकिन अगर उस दूसरे शहर में बस भी चलती है, कार भी चलती हैं, टैक्सी भी चलती हैं, रेलगाड़ी भी चलती हैं, तो हम सोचेंगे कि हम कौन से ऑप्शन के को चूज़ करें, किस ऑप्शन से हम जाएं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि डिसीजंस, निर्णय तभी लिए जाते हैं जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर एक ही ऑप्शन है तो हम वही चूज़ कर लेंगे, वही मान लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, तब हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे डिसीजन हम ले रहे हैं, किससे संबंधित ले रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेना है कि पैसा लगाया जाए बिजनेस में एक्स्ट्रा या नहीं लगाना जाए। वेदर टू मेक और बाई, कि हमें प्रोडक्ट, जैसे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए पेन बनाते हैं, तो पेन की इंक भी हमें बनानी पड़ेगी, पेन के ऊपर का प्लास्टिक का कवर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें ये भी सोचना चाहिए कभी कभी कि अगर हमें इंक हम बना रहे हैं तो हमारी लागत ज़्यादा आ रही है, अगर पेन की इंक हम बाहर से ख़रीद लें तो हो सकता है वो हमें सस्ती पड़ जाए। तो ये डिसीज़न लेने पड़ते हैं कि मेक करें, खुद बनाएं या बाहर से ख़रीद लें, कितना प्राइस फिक्स करा जाए, बिज़नेस को कब एक्सपेंड करना है, बढ़ाया जाए या डाइवर्सिफाई करा जाए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें एक प्रोडक्ट के अलावा कई और प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में आपने देखा टाटा के ट्रक भी बनते हैं, टाटा की बस भी बनती हैं, टाटा का नमक भी बनता है, टाटा की कार भी बनती हैं। तो टाटा, इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को, सारे एक्शंस देखेगी कि कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है, और उस ऑप्शन, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा उसको हम लागू कर देते हैं, वही निर्णय माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी जाती है विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग डाटा। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट हैज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड, क्योंकि अब सब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ऐप्स आ गए हैं, तो उनकी हेल्प से हम सही से रिकॉर्डिंग, अपनी प्रॉपर डाटा अपना हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो द डाटा प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इज सप्लाई टू द मैनेजमेंट। तो जब ये सबसे बढ़िया डाटा बन जाता है तो उसको हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल टेक्निक्स। तो फिर फीडबैक भी लिया जाता है लोगों से, सबके रिस्पॉन्स, अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने जो भी सप्लायर्स हैं, अपने कस्टमर से सबसे रिस्पॉन्स भी लिए जाते हैं। तो सब रिकॉर्ड हो जाता है सॉफ्टवेयर्स में, और इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को आसानी होती है आगे के निर्णय लेने में। नेक्स्ट है कंट्रोल अकाउंटिंग। कंट्रोलिंग कोई सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट्स को, सब सिस्टम्स को में कंट्रोल करे जाते हैं। सबके अपने कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं कि हर सिस्टम जो भी वर्क कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने अपने कंट्रोल सिस्टम्स उनके पास होते हैं कि हमें
चेक करना है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हमने अभी देखा, बजटरी कंट्रोल देखा, इनको हम यूज़ करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है तो हम उनको दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम इंटरनल चेक करेंगे, इंटरनली बिजनेस के अंदर ही हम अपने रेगुलर चेकअप रखते हैं या ऑडिट करते हैं। कुछ कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं, कुछ अपने मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम रेगुलर चेक करते रहें कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई कमी रह रही है तो उसको हम दूर कर सकें। एक आता है ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये भी अनदर टूल माना जाता है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे रिग्रेशन लाइंस हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपके कोरिलेशन है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है। ये बहुत सारे गेम्स थ्योरीज़, ये MBAs वगैरह के कोर्स जो करते हैं उसमें ये चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। अभी तो केवल इतना हमें पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि ये टेक्निक्स हैं ऑपरेशन रिसर्च की, स्टैटिस्टिक्स की, जिसकी हेल्प से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। मीन्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ कमियां हैं वो हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स। जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं हमारे, कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं, उन पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड करती है। जैसे पहले ही बताया कि हमारे मेन तो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं जो बनाने हैं, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है या बैलेंस शीट बनानी होती है या कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं। अगर ये अच्छी बनी होंगी फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सही हो पाएगी। अगर वो गड़बड़ हो गई तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से कुछ नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट पर ही डिपेंड करेगी। अगर वो सही है तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सही हो पाएगी, वरना गलत हो जाएगी। एक्सपेंसिव सिस्टम है, इतना आसान नहीं है, सारी टेक्निक्स टूल्स यूज करनी है, एक्सपर्ट्स हमें रखने पड़ते हैं इसमें। जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, उनको इसमें रखा जाता है जिससे कि वो प्रॉपर वे में उसकी एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अब समस्या कभी कभी ये आ जाती है कि जो भी प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट कभी कभी हर चीज़ में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते। इसमें आपको अकाउंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की, टैक्स की, पूरा प्रोडक्शन, उत्पादन, इंजीनियरिंग का, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक ही पर्सन इन सारी डिसीजंस को एक साथ ले सके। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो होनी चाहिए, इसलिए एक पूरा ग्रुप बनाया जाता है जिसमें सब एक्सपर्ट होते हैं और सभी तभी मिलकर प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशनरी स्टेज। ये भी कमी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी फाइनल स्टेज पर बहुत अभी आगे तक नहीं पहुंच पाई है। अभी एक तरीके से ये डेवलपमेंट के फेज़ में है, शुरुआती दौर में है। तो इसलिए इसकी कंसेप्ट्स जो हैं ये टेक्निक्स के, उनमें बहुत बढ़िया अभी कंसेप्ट्स डेवलप नहीं हो पाए हैं। सबकी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होती है, कुछ अलग सोचता है मैनेजमेंट, कुछ अलग सोचता है। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो स्टैट्यूटरी हैं, कंपलसरी हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है, अभी शुरुआती दौर में है। तो सबके विचार इसमें अलग अलग हो सकते हैं। नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कोई प्रशासन वाली चीज़ें अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ओनली इन्फॉर्मेशन। केवल ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एनालिसिस बता दिया, लेकिन डिसीजंस नहीं देती है। ये डिसीजंस तो मैनेजमेंट को खुद ही लेने हैं और उन डिसीजंस को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एक सपोर्टिंग है, हेल्प करता है केवल, लेकिन फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट को ही लेना है कि डिसीजन क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं बताती है, मैनेजमेंट को ही सोचना है, प्रबंधन को ही सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्यूटिव डिसीजंस। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वेरियस सिचुएशंस एंड इनेबल्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो देर इज़ अ टेंडेंसी टू मेक डिसीजंस इंट्यूटिवली। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सारे वो तो एनालिसिस बता रही है हमें कि किस किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। एनालिसिस कर दिया, हम डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई, लेकिन जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से लेगा, अपनी सोच के हिसाब से लेगा। तो ये थोड़ी कमी आ जाती है कि बिल्कुल कुछ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लिया जाए। हर आदमी की सोच अपनी अलग अलग होती है, हर मैनेजर की सोच अलग होती है। तो हर मैनेजर एक ही एनालिसिस पर अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। 4 मैनेजर हैं या 4 आदमी हैं तो चारों अलग अलग सोच सकते हैं। कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि हमें इस तरह से ही काम करना है।
हर मैनेजमेंट का अलग अलग हिसाब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये भी एक लिमिटेशन मानी जाती है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज़ ह्यूमन बाइस। भाई अकाउंटेंट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। अगर एनालिसिस में कहीं कोई गलती हो गई तो मैनेजमेंट अकाउंट जो मैनेजमेंट्स हैं या जो मैनेजमेंट प्रबंधन है वो उनका हो सकता है कि उसमें डिसीज़न लेते वक्त गलत डिसीज़न हो जाए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एनालिसिस करी जा रही है, अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें ह्यूमन बाइस है, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो गलती कर सकते हैं। तो अगर वो गलत हो गए तो फिर जो भी डिसीज़न या जजमेंट लिया जाएगा वो भी गलत हो सकता है। लास्ट हेडिंग इसमें आती है हमारी इंस्टॉलेशन, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसे हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल मैन्युअल। यहाँ पे एक मैन्युअल हमें बनाना पड़ता है। इसमें क्या होगा, सारी ड्यूटीज़, किस किस को क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या किसके अधिकार हैं, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, डिफरेंट लेवल्स पे, हाँ, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पे, नीचे सुपरवाइजरी लेवल पर, मज़दूरों को, मैनेजर्स को क्या क्या काम करना है वो पहले से उसमें डिसाइड करा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है हमारा कि हम वेरियस फॉर्म्स और रिटर्न्स बनाएंगे, फॉर्म्स बनाएंगे जिससे कि सारी जानकारी हमें ले सकते हैं। फॉर्म्स एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि इस तरह की हमें जानकारी लेनी है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, पूरा डाटा उस फॉर्म में भर दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा जो हमारा स्टाफ है। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कि भाई आपको किस किस तरह से ये टेक्निक्स, ये टूल्स यूज़ करने हैं जिससे कि आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स हमने अभी बताया, बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है, रेशियोज़ हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो एनालिसिस है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उनको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, उनके बारे में उसको जानकारी दी जाएगी जिससे कि वो प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। और नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासीफाइंग अकाउंट्स एंड इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड to facilitate collection and analysis of data. The financial and cost accounting system should be integrated. ये प्रॉपर अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर सबको एक कंबाइंड करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाद में बनाई जाएगी। फिर हम इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टेक्निक्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हम स्टैंडर्ड फिक्स कर सकें और फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक कर सकें। स्टैंडर्ड मीन्स हमने एक बना लिया कि इतनी लागत आनी चाहिए या इतनी, ये स्टैंडर्ड फिक्स है कि इतनी आय होनी चाहिए, इतनी लागत होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में जब वर्क होता है तो अलग हो सकता है। तो सब रीजन्स हम पता लगाएंगे कि क्यों वेरिएशन आया है, क्या और गलत गड़बड़ी हुई है, तो हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ऐसी बजटरी नेक्स्ट स्टेप में बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स भी बनाएंगे, हम बजट्स बनाएंगे, हर डिपार्टमेंट का बजट बनाया जाएगा, फिर एक मास्टर बजट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बनाया जाएगा जिससे कि बिजनेस अपने और उद्देश्यों को पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग अप ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। ये ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स जो मैंने अभी आपको बताया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकती है, पर्ट, CPM, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ये। तो हमें ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स भी सेटअप करनी है। डेली नए सोशल एनवायरनमेंट है, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये बदलता रहता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट माना जाता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर वक्त बदलता रहता है, नई नई चैलेंजेस आते रहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ आप इस वीडियो में सब टूल्स टेक्निक्स आपने कुछ समझी होंगी। ना समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।